Hello everyone, Hitesh here. Today, we're gonna talk about the movie Guardians of the Galaxy Volume 2. ये मूवी MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 15th मूवी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द मूवी। इस कहानी की शुरुआत होती है सोवेरियन देश से, जहाँ की रानी का नाम होता है आयशा। सोवेरियन देश अपने आप में एक बहुत ही खास देश होता है, क्योंकि यहाँ की आम जनता और साथ ही ये पूरा देश काफी हाई टेक्नोलॉजी वाला होता है। और साथ ही यहाँ की जो टेक्नोलॉजी होती है वो पूरे ब्रह्मांड की टेक्नोलॉजी से सबसे अलग होती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर पूरी की पूरी जनता और देश को कंट्रोल करने वाले कुछ सिस्टम होते हैं जो कि कुछ खास बैटरीज से चलते हैं। और यहीं पर इनकी उस खास बैटरीज को चुराने के लिए दूसरी दुनिया से काफी सारे दुश्मन आकर ट्राई करते रहते हैं हर बार। और इसी के बचाव के लिए आयशा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को हायर करती है। और एक दिन वो मोमेंट आ ही जाता है जब दूसरी दुनिया से कुछ दुश्मन आकर उस बैटरी को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम, जिसमें गमोरा भी शामिल होती है, वहां उस बड़े से राक्षस को रोकने में पूरी मदद करती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम की। लेकिन आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम उस राक्षस को हरा ही देती है और साथ ही वहां से आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी रॉकेट वहां पर सोचता है कि आखिर इन बैटरीज में ऐसा क्या खास है जो पूरा ब्रह्मांड इन बैटरीज के पीछे लगा हुआ है। तभी वो वहां से उस सिस्टम से कुछ बैटरीज चुरा कर अपने बैग में रख लेता है। उस बड़े से राक्षस को खत्म कर देने के बाद में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जब वहां से जाने लगते हैं, तब वहां की रानी आयशा को ये बात पता चल जाती है कि उनमें से ही किसी एक ने हमारी बैटरीज को चुराया है। और इसी बैटरी को वापस लाने के लिए आयशा अपनी पूरी की पूरी फोर्स उन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पीछे भेज देती है और साथ ही उन पर काफी हमला भी करती है। लेकिन ड्रैग्स उस शिप से बाहर निकलकर उन सभी टीम के साथ में काफी जमकर मुकाबला करता है। लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनकी टीम का पलड़ा भारी है, तो वो अपने स्पेसशिप की स्पीड बढ़ा देते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक अजीब सा शिप आ जाता है, जिसे एक और दूसरा इंसान कंट्रोल कर रहा होता है। और वो इंसान वहां पर पीटर क्विल और साथ ही उसकी पूरी टीम का सपोर्ट करने के लिए आया होता है। वो एक दूसरा डायमेंशन खोल देता है, जिसके अंदर पीटर और साथ ही पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अपने मिलानो शिप के साथ में उस दूसरे डायमेंशन में एंटर हो जाती है। लेकिन उस शिप की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो अपने आप का बैलेंस संभाल नहीं पाते और जाकर एक बड़े से पेड़ से टकरा जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में वहां पर वो इंसान भी आ जाता है जिसने उन सभी की जान बचाई थी। और वो आकर पीटर क्विल से कहता है कि वो और कोई नहीं, वो उसका पिता है। उसका नाम होता है ईगो। हालांकि पीटर क्विल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इसी बात का विश्वास दिलाने के लिए ईगो पीटर क्विल को अपने साथ में ले जाता है और बाकी बची टीम उस पूरे मिलानो शिप की रिपेयरिंग में लग जाती है। अब क्योंकि आयशा एक देश की रानी होती है और उसकी बैटरीज उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, और इसी की वजह से वो ये काम सौंपती है योंडू को। और वो योंडू से कहती है कि तुम्हें मेरी खास बैटरीज पीटर से वापस लानी है। और वहीं पर इस कहानी का एक और नया किरदार हमें इंट्रोड्यूस होता है। हमें दिखाए जाते हैं रैम्बो द ग्रेट, और वो आकर योंडू पर भड़कने लगते हैं। और इसके पीछे रीजन ये होता है कि उन चोरों के भी एक नियम कायदे कानून होते हैं। कोई भी चोर अगर चोरी करेगा तो वहीं तक अपनी चोरी को सीमित में ही रहना चाहिए। लेकिन योंडू ने उनके नियमों को तोड़ा था। उसने चोरी के साथ साथ में बच्चों का अपहरण भी किया था, जिसमें से शामिल है पीटर क्विल। और ये बात चोरों के सरदार यानी कि रैम्बो को बहुत ही बुरी लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी डायमेंशन में जहाँ पर पीटर क्विल की पूरी टीम फंसी होती है। और वहीं पर योंडू और योंडू के सभी साथी पहुंच जाते हैं उन्हें अगवा करने के लिए, क्योंकि उन्हें उनसे वो खास बैटरी चाहिए थी जिसे आयशा ढूंढ रही थी। हालांकि उन बैटरीज के पीछे गमोरा की बहन नेबुला भी पड़ी होती है। और जब उसे ये पता चलता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम एक अलग डायमेंशन में फंस गई है, तो वो भी बैटरीज को उनसे लेने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। योंडू बहुत ही काबिल और होनहार चोर होता है, लेकिन उसे चोरों का सरदार बने हुए काफी टाइम हो चुका था। और अब उन्हीं की टीम में से एक जना वहां पर योंडू से गद्दारी कर देता है और कहता है कि आखिरकार कब तक हम योंडू के हुक्मों का पालन करते रहेंगे। अब वक्त आ गया है तख्त पलटने का, और अब मैं चाहता हूं कि मैं इस पूरी टीम को लीड करूं। और वहीं पर टीजर फेस पूरी की पूरी योंडू की टीम का लीडर बन जाता है। और साथ ही योंडू, ग्रूट, रॉकेट और पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम को
वहीं उसी शिप में जेल के अंदर बंद कर देता है। वहीं दूसरी ओर योंडू और रॉकेट मिलकर उस जेल से बाहर निकलने का एक प्लान बनाते हैं। उनके प्लान के मुताबिक उन्हें उस जेल से निकलने के लिए चाबी चाहिए थी, जिसे वो ग्रूट की मदद से वापस लाने के लिए भेजते हैं। लेकिन अब ग्रूट क्योंकि एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसमें इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो आखिर उन चोरों से वो चाबी कैसे चुरा कर लेकर आएगा। लेकिन तभी वहां पर योंडू का एक वफादार आ जाता है और वो ग्रूट की मदद करता है चाबी निकालने और साथ ही योंडू को उस जेल से बाहर निकालने में। योंडू के पास में उसका एक खास वेपन होता है जो कि उसकी सीटी की आवाज से ऑपरेट होता है और वहीं पर योंडू अपने खास वेपन को पाकर उस शिप पर जितने भी दूसरे चोर होते हैं उन्हें वहीं पर जान से मार देता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है पीटर क्विल की तरफ, जो कि अपने पिता के साथ में ईगो प्लेनेट पर पहुंचता है, ड्रैक्स और साथ ही गमोरा के साथ में। वहां पहुंचकर ईगो पीटर क्विल को अपनी पूरी राम कथा बताता है और ये कहता है कि वो कई सालों से तुम्हारी जैसे एक सेलेस्टियल को ढूंढ रहा था। उसने काफी बार काफी अलग अलग दुनिया में जाकर काफी दूसरी लड़कियों के साथ में इंटीमेट होकर एक नया सेलेस्टियल पैदा करने की कोशिश करी, लेकिन इस काम में वो कभी भी सफल नहीं हो पाया। जब भी उसका कोई बच्चा पैदा होता तो वो पैदा होते ही मर जाता। लेकिन पीटर, तुम ही उनमें से एक पहले सेलेस्टियल निकले हो जो कि इन पावर्स के साथ में पैदा हुए हो। और साथ ही ईगो वहां पर पीटर को उसकी माँ के बारे में भी बहुत सारी बातें बताता है। वो उसे बताता है कि हम कैसे मिले थे, हमारी शादी कैसे हुई थी और साथ ही तुम इस दुनिया में कैसे आए। और यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। हमें पता चलता है कि ईगो ने ही योंडू को सेलेस्टियल यानी कि पीटर क्विल को धरती से उसके पास लाने के लिए कहा था, लेकिन वहां पर योंडू के मन में एक चोर होता है और इसी की वजह से वो पीटर को ईगो के पास छोड़ने की बजाय अपने पास ही रख लेता है। इस बात से पीटर काफी हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन तभी वहां पर ईगो पीटर को उसकी शक्तियां याद दिलाता है और तभी वहां पर पीटर अपनी कुछ शक्तियों का यूज भी करता है। तब जाकर पीटर को ये पता चलता है कि वो आधा इंसान और आधा सेलेस्टियल है। इसी की मदद से ही वो पावर स्टोन को भी होल्ड कर पाया था। ईगो पीटर को बताता है कि तुम एक ऐसे सेलेस्टियल हो जो खुद अपना प्लेनेट क्रिएट कर सकता है, किसी भी चीज को बना सकता है, किसी भी चीज को बिगाड़ सकता है। तुम में इतनी शक्ति है कि तुम कुछ भी चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है नेबुला, जो कि अब उसी ग्रह पर आ चुकी है और वो गमोरा को ढूंढ ही लेती है। और वहीं हमें दिखाया जाता है नेबुला गमोरा पर अपनी स्पेसशिप के साथ में अटैक करती है, लेकिन गमोरा अपनी चालाकी के साथ में एक पहाड़ी में छिप जाती है। लेकिन उसी बीच वहां पर नेबुला का शिप भी उन पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है। अब क्योंकि उसका शिप पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है तो उसकी मिसाइल्स और साथ ही मशीन गन भी वहां से टूटकर गिर जाती है। अब जब गमोरा को ये पता चल गया था कि नेबुला उसे मारने के लिए वहां पर आई है तो वो उसी स्पेसशिप की एक बड़ी सी मशीन गन को अपने कंधे पर उठा लेती है और नेबुला के शिप पर उसे धड़ाधड़ मारने लगती है और साथ ही नेबुला की जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन उसी बीच नेबुला गमोरा से अपनी जान की भीख मांगती है और उसे ये बताती है कि तुम्हारे थैनोस को धोखा देने के बाद में थैनोस ने मुझे काफी टॉर्चर किया। इस बात को जब गमोरा समझती है तो वो नेबुला से हाथ मिला लेती है और तब उसे पता चलता है कि मैंने नेबुला के साथ में बहुत ही बुरा किया है। वहीं दूसरी ओर ईगो पीटर को अपनी शक्तियों को और कैसे ठीक तरीके से यूज किया जाए उसके बारे में बता ही रहा होता है और साथ ही वो अपनी जर्नी भी पीटर को बताता है और ये भी बताता है कि न जाने उसने कितनी शादियां करी और न जाने उसके कितने ही बच्चे हुए, लेकिन उसमें से तुम ही सबसे खास हो जो आज तक जीवित बचे हो। लेकिन जैसे जैसे पीटर क्विल अपनी शक्तियों का यूज करना सीखता है तो उसे पास्ट में ये भी पता चल जाता है कि वो ईगो ही था जिसने मेरी माँ को जान से मारा। इस बात का पता चलने से पीटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ईगो पर अपनी बंदूक से शूट करने लगता है। लेकिन तभी ईगो को भी गुस्सा आ जाता है और वो बताता है कि नादान, इन बंदूकों का मुझ पर कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वहीं दूसरी तरफ हमें इस कहानी की एक और नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है मेंटिस। वो वहां पर ड्रैक्स के साथ में बैठी होती है। अब क्योंकि ड्रैक्स काफी शांत होता है तो वो ड्रैक्स की मन की भावनाओं को जानने के लिए उसे छूती है और उसके मन की बातों को जानने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ड्रैक्स काफी परेशान
परेशान है और वो काफी दुविधाओं से गुजरा होता है। इसी वजह से वो उसे एक गहरी नींद में सुला देती है। वहीं दूसरी ओर रॉकेट और योंडो भी अब उस ईगो प्लेनेट पर पहुंच चुके होते हैं पीटर को वापस लाने के लिए, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका असली दुश्मन और कोई नहीं ईगो ही है। और तभी वो सभी मिलकर अपना टीम अप कर लेते हैं और ईगो को किस तरीके से हराया जाए इस बात की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन उसी बीच वहां पर रॉकेट एक बम तैयार करता है और वहां पर ग्रूट को कहता है कि तुम्हें ये बम ले जाकर ईगो के दिल में ब्लास्ट कर देना है, तभी ईगो जान से मर पाएगा, अदरवाइज वो हम सभी को खत्म कर देगा। वहीं दूसरी ओर हमें पीटर और ईगो के बीच में एक खतरनाक लड़ाई देखने को मिलती है। दोनों के ही बीच में सुपर ह्यूमन पावर्स के साथ में एक कूल फाइट हमें देखने को मिलती है। उसी बीच रॉकेट भी वहां पहुंच जाता है जहां पर ग्रूट ने उसे बम लेकर भेजा होता है और वहीं पर ग्रूट उस बड़े से बम को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से ईगो का दिल खराब हो जाता है और ईगो अब पूरी तरीके से मरना स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि ईगो ने ही उस ईगो प्लेनेट को बनाया था तो इसकी वजह से अब वो प्लेनेट भी नष्ट होने लगता है। लेकिन उसी बीच वहां उस ईगो प्लेनेट से निकलकर पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम अपना स्पेस सूट पहनकर योंडो की शिप में जाने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि पीटर क्विल के पास में तो स्पेस जैकेट है ही नहीं। तभी योंडो वहां पर अपना सेक्रीफाई कर देता है और पीटर क्विल को अपना स्पेस जैकेट देकर कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। और इसी के साथ में पीटर क्विल की जान बच जाती है और वो योंडो के शिप में आ जाता है बाकी पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम के साथ में। वहीं दूसरी ओर नेबुला और गमोरा भी आपस में अब साझा कर लेते हैं और ये कहते हैं कि जो भी बीता सो बीता, अब हम अपने आने वाले कल को बिल्कुल संवार देंगे और आज से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन नेबुला इस बात से नकार देती है और कहती है कि मुझे कुछ काम है और वो उस शिप से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाई जाती है द ग्रेट रैम्बो, जिसने एक मोमेंट पर योंडो की काफी बुरी इंसल्ट करी थी, लेकिन उसके इस सैक्रिफाइस को देखकर पूरी की पूरे चोरों के सरदार और उनकी पूरी टीम अब उसके लिए झुक जाती है और उसे ट्रिब्यूट देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है ग्रूट, जो कि अब अपनी टीन एज में आ चुका होता है और वहीं पर हमें ये दिखाया जाता है कि अब वो बाकी टीनेजर्स बॉयज की तरह ही गेम खेलने लग गया है, अपना कमरा गंदा रखने लग गया है। और तभी पीटर आकर ग्रूट पर चिल्लाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कार्गलिन, जिसके पास में अब योंडो का वो खास वेपन होता है जो कि विसल पर चलता है और तभी वो विसल को यूज करता है, लेकिन गलती से वो वेपन ड्रैक्स के गले में घुस जाता है। और वहीं अब हमें दिखाई जाती है आयशा, जो कि बात कर रही होती है एडम के क्रायोजेनिक स्लीप से और कहती है कि जिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने मुझे इतना सताया है, अब एडम जाकर उसका बदला लेगा। और इसी के साथ में यहाँ हमें दिखाया जाता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ हमें दिखाए जाते हैं द ग्रेट स्टैनले और वो वहां पर कुछ दूसरे स्पीशीज के साथ में अपनी बीती जिंदगी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। सो गाइज, इसी के साथ में ये मूवी कंप्लीटली यहाँ पर खत्म होती है। ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ में मैं इस MCU सीरीज का अगला पार्ट यानी कि 16 पार्ट स्पाइडरमैन होमकमिंग जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आपने MCU की पुरानी सीरीज नहीं देखी होगी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। अब वहां पर जाकर MCU के बाकी सभी एक्सप्लेन्ड पार्ट को देख सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।